विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय सत्र में कक्षा 8 में विषय हिंदी पाठ 1 पत्र एवं डायरी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने भाग 1 में क्या पढ़ा था उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दूंगी, जिसमें पहला पत्र था निमंत्रण पत्र, दूसरा था बधाई पत्र, तीसरा पत्र था आश्वासन पत्र और चौथा था अनुमति पत्र। तो निमंत्रण पत्र में अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को वह क्या होता है, निमंत्रण देता है। साथ ही साथ बधाई पत्र में उसका मित्र उसको बधाई देता हुआ पत्र लिखता है। आश्वासन पत्र में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन देता हुआ पत्र लिखा गया है। और अनुमति पत्र में हमने देखा कि प्रवास जाने की अनुमति माने मंजूरी देता हुआ पत्र वह अपने पिता को लिखता है। आदि पत्र के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इसमें आगे प्रार्थना पत्र के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रार्थना पत्र के बारे में बताऊंगी। तो प्रार्थना पत्र माने विनती करता हुआ पत्र जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र, तो वह छुट्टी माने रजा, छुट्टी के लिए अपने शिक्षक को पत्र लिखता है। देसाई फलिया भावनगर 23 फरवरी 2011 सेवा में श्री आचार्य महोदय DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित माने तय की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। इकलौता माने अकेला। हम लोगों की यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। उपस्थित माने नहीं आ सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। अवकाश माने छुट्टी। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। कृतज्ञ माने आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। क्रमांक माने रोल नंबर 25 वर्ग 8 तो ये था प्रार्थना पत्र। तो इसमें हमने देखा कि वह अपनी बहन की शादी के लिए क्या है, अपने गुरुदेव को क्या है, चिट्ठी लिखता है, जिसमें वह कहता है कि मैं उसका इकलौता भाई हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि शादी में कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है और उसके अलग अलग क्या है फंक्शन भी दिखाई देते हैं और बहुत सारी क्या होती है कि उसमें काम भी होते हैं। तो इसके कारण हमें बहुत सारी जिम्मेदारी भी निभानी होती है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे माहौल में हमें क्या है 4-5 दिन की छुट्टी तो लेनी ही पड़ती है। तो इसके कारण वह क्या होता है कि वह अपने शिक्षक को 24 से 28 ऐसे 5 दिन की छुट्टी के लिए वह पत्र लिखता है। अब हम आगे कार्यालयी पत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। कार्यालयी पत्र में क्या होता है कि स्वास्थ्य अधिकारी जो होते हैं उसमें हम शिकायती पत्र लिखते हैं। तो इसमें गंदगी के बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगी कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बीमारी का मूल गंदगी है। जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ बीमारी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। हम लोग जानते हैं कि गंदगी होती है वहाँ कई मक्खियाँ और मच्छर भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि मच्छर के काटने से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। कभी कभी तो एक मच्छर के काटने से भी डेंगू जैसी भयानक बीमारी होती है, जिसके कारण व्यक्ति को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है।
तो हम लोग जानते कि गंदगी के कारण ही हमें अलग अलग तरह की बीमारियां देखने को मिलती है और सभी रोगों का मूल किसमें छिपा है, गंदगी में ही छिपा है। तो इसमें वह शिकायती पत्र लिखते हैं। तो हम वह पत्र पढ़ेंगे। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ोदरा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान, कूड़ेदान माने डस्टबिन, कचरे नाकने का डस्टबिन होता है, इसमें हम कचरा डालते हैं, में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश एम परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ोदरा। तो देखो, हमने देखा कि सभी बीमारी का मूल गंदगी होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी शादी का फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन होता है या घर के भी हमें कोई चीज़ पड़ी होती है तो हम क्या होता है कि उसमें डस्टबिन में डाल देते हैं। और कभी कभार वह जूठन लेने माने जूठन जो होता है वह साफ़ करने कोई नहीं आता, तो जिसके कारण क्या होता है वह बिगड़ जाता है और बिगड़ने के बाद उसमें बदबू आने लगती है। तो इसके कारण सभी मोहल्ले के लोग क्या है, परेशान हो गए। तो शीघ्र ही उसको आप हटाने की कोशिश करें, अन्यथा बीमारी फैल जाने का डर है। तो ये था कार्यालयी पत्र। विद्यार्थी मित्रों, अब हम व्यावसायिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पुस्तकें बेचने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पहला है नन्ना कोश श्री रतिलाल नायक। दूसरा नालंदा विशाल शब्दसागर सी नवल जी। बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। साहित्यिक मुहावरा लोकाकित कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तक उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VVP से भेजे। बहुदीय प्रीतिशा, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। अब देखो विद्यार्थी मित्रों, ये व्यावसायिक पत्र के बारे में हमने समझा। अब हम डायरी लेखन के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डायरी किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको समझ दूंगी। तो डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनी, दिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। अब देखो, इसमें हमने देखा कि डायरी लिखने से एक लाभ ये होता है कि हमारे जीवन में जो घटित घटना होती है उसका हमें लेखा जोखा मिलता है और साथ ही साथ हमें उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। डायरी से व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं बनी होती है उसमें प्रतिक्रियाओं को भी अभिव्यक्त किया जाता है, जिसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। आपने गजनी पिक्चर देखा होगा जिसमें हमने देखा था कि डायरी के सहारे ही वह व्यक्ति लोगों तक पहुंचता है। तो डायरी से हमें क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में घटी घटनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी हम प्रतिदिन भी लिख सकते हैं, हर रोज लिख सकते हैं, साप्ताहिक भी लिख सकते हैं, मासिक माने महीने भर की भी लिख सकते हैं। तो ये था डायरी के बारे में जानकारी। अब हम उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।
तो इसकी विशेषता और गुण क्या है वो मैं आपको बताऊं कि डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित और वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो इसकी विशेषता क्या होती है कि डायरी जब हम लिखने की शुरुआत करते हैं तो उसमें पहले क्रमबद्धता होनी चाहिए, क्रम के अनुसार उसमें लिखा होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें वास्तविकता होनी चाहिए। हम लोगों की, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि महात्मा गांधी जी के सत्यना प्रयोगों की पुस्तक जो है उनकी आत्मकथा, तो इसमें हमने देखा है कि उसमें उन्होंने अपने वास्तविक जीवन के बारे में सभी कुछ इसमें लिखा है। तो ठीक उसी तरह से डायरी में भी क्या है कि विवरण होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें वास्तविकता भी होनी चाहिए। जब हम डायरी लिखने की शुरुआत करते हैं तो इसमें तिथि, घटना का उल्लेख भी होना चाहिए। डायरी लेखन करते उसमें आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन या काल्पनिकता, चित्रात्मकता आदि से हमें बचना चाहिए कि उसमें हम देखें कि टीका टिप्पणी होती है, कई लोगों की आलोचना या बनावटीपन या काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें हमारे वास्तविक जीवन के अनुरूप हमें डायरी लिखनी चाहिए और उसमें कोई भी तरह का बनावटीपन या काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों आपको डायरी के बारे में और डायरी लेखन की विशेषताओं के बारे में समझ में आया होगा। डायरी लेखन के लाभ, तो डायरी लेखन के कौन कौन से लाभ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सनेह बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्तियों के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो ये थे डायरी के लाभ। कि डायरी के कौन कौन से लाभ होते हैं कि हमने पूरे दिन भर क्या अच्छा या बुरा महसूस किया या क्या किया तो उसका उल्लेख भी डायरी में होता है। और साथ ही साथ डायरी को एक दस्तावेज भी कहा जाता है जिससे पढ़कर व्यक्ति के जीवन में जो पिछले अनुभव होते हैं या घटनाएं होती है उसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। डायरी लेखन के उदाहरण, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। अब देखो, विद्यालय का पहला दिन होता है तो हमारे मन में अलग अलग तरह के विचार आते हैं और कई अनजानी आशंकाएं भी होती है और थोड़ा बहुत डर भी महसूस रहता है कि भाई विद्यालय का पहला दिन है तो कैसा जाएगा। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझे कई प्रश्न किए। प्रधानाचार्य माने आचार्य, जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वह संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन में थोड़ी राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं नई कक्षा में पहुंच गया। शुल्क माने फीस। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। अब देखो, आगे हम वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। तो ये देखो, ये इसमें हम देखते हैं कि जब वार्षिक परीक्षा होती है तो एक दिन के अनुभव को यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग सभी जानते हैं कि जब वार्षिक परीक्षा होती है तो अगले दिन ही हम पढ़ना और आदि शुरू कर देते हैं और पूरी रात पढ़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी पढ़ा हुआ होता है वो हमें जल्दी याद नहीं रहता है। क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि हमें कम से कम 6 या 7 घंटे की नींद तो लेनी ही
पड़ती है तो ही हमारा जो मन होता है वह शांत रहता है। अब पूरी रात हमने पढ़ा हो और जगे होते हैं तो इसके कारण क्या होता है, जो पढ़ा हुआ होता है वह भी हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो उसके अनुभव के बारे में यहाँ पर क्या है, बताया गया है। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है मैंने पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तथापि मैंने तो भी मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए, मुझे जगा हुआ देखकर टाढ़स बंधाया और बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थककर बिस्तर पर पुनः लेट गया और ना जाने कब नींद आ गई। तो ये था परीक्षा के पूर्व के अनुभव के बारे में हमने देखा।